47 में ये बताया गया है कि हमने प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन हमने पूरी प्रॉपर्टी को नहीं बेचा है, उस प्रॉपर्टी का कुछ शेयर हमने बेचा है। तो जहाँ पे को ओनर्स प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं और वहाँ पर अगर तय है कि बराबर बराबर हिस्सा है सबका, तो उसमें से जितना पैसा हमें मिलेगा उस हिसाब से हमारा बराबर बराबर हिस्से की प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी। लेकिन अगर हमारा हिस्सा बराबर नहीं है, हमारा प्रोपोर्शनेट शेयर है, अलग अलग लोगों का अलग अलग शेयर है, तो वहाँ पर उस आदमी का जितना शेयर है उस प्रॉपर्टी में, उतने शेयर की प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी। जैसे हमने एक प्रॉपर्टी बेची जिसकी वैल्यू थी 2 लाख, हमने बेची सिर्फ 1 लाख की प्रॉपर्टी, मतलब हमने आधी प्रॉपर्टी बेची। हम 2 जने थे, एक के पास था 60% शेयर, एक के पास था 40% शेयर। तो वो 1 लाख की प्रॉपर्टी में 60,000 रुपीज़ का जो शेयर है, एक तो 60% वाले का बेच दिया जाएगा और जिसके पास 40% शेयर था उसका 40,000 रुपीज़ का हिस्सा जो है वो बेच दिया जाएगा। अगर इक्वल होते दोनों के तो इक्वली प्रॉपर्टी को 50-50 शेयर बेच दिया जाता है, और अब यहाँ पर अलग अलग है तो यहाँ पे हमारा अलग अलग जितना शेयर है उतना अलग अलग हमारा शेयर बेच दिया जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी में से उतना हिस्सा कम कर दिया जाएगा। सेक्शन 48 एक ऐसी मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है जिसका मतलब होता है प्रायर इन टाइम इज़ बेटर इन लॉ, मतलब जिस व्यक्ति को प्रायर राइट दिया गया है वो लॉ की नज़र में बेटर है, उसके पास ज़्यादा पावर होगी। यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति सक्सेसिव ट्रांसफ़र करता है, एक के बाद एक ट्रांसफ़र करता है अलग अलग समय पे, तो जो पहले वाला ट्रांसफरी है उसके पास ज़्यादा पावर होगी, उसके पास ज़्यादा वेटेज होगा जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है उसके ऊपर। एग्जांपल लेते हैं, मैंने कोई मॉर्गेज करी प्रॉपर्टी, फिर वापस मैंने मॉर्गेज कर दी प्रॉपर्टी, फिर वापस मॉर्गेज कर दी मैंने प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो प्रायर वाला है वो सब्सिक्वेंट के ऊपर वेटेज रखेगा, प्रायर वाले का जो मॉर्गेज है वो पहले चुकाया जाएगा, उसके बाद में सेकंड वाले का, उसके बाद में थर्ड वाले का। क्योंकि जो टाइम में प्रायर है उसका राइट बिल्कुल इक्विटी यही बोलती है कि जिसको आपने पहले उधार लिया है, जिससे आपको उसको ही पहले चुकाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी बोला गया है कि अगर प्रायर ट्रांसफरी से आपने कुछ रिजर्व कर लिया है, कुछ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ऐसे कंडीशन में ये प्रायोरिटी का वो नहीं होगा। मतलब मैंने अगर सामने वाले से ये कर लिया कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं जिसको चाहूँ पहले चुकाऊँगा, ये मेरी मर्ज़ी होगी, आपका जो मॉर्गेज है मैं वो पहले चुकाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है उसका मैं मॉर्गेज पहले चुका सकता हूँ। यहाँ पर ये जो 48 का जो रूल है कि जो प्रायर है टाइम में वो लॉ के सामने बेहतर है, वो नहीं चलेगा। सेक्शन 49 बात करता है ट्रांसफर की एक राइट के बारे में। इसके अंदर ये बोला गया है कि जब ट्रांसफ़र के वक्त कोई प्रॉपर्टी इंश्योर्ड हो, उसका इंश्योरेंस हो रखा हो फायर से, डैमेज से, किसी से भी, और अगर ट्रांसफ़र के बाद में वो प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ डैमेज आ जाता है तो ट्रांसफरी जो है वो ट्रांसफरर को कंपेल कर सकता है, अगर उसको इंश्योरेंस के कुछ पैसे मिले हैं तो वो पैसे आप मुझे दे दीजिए, ऐसा बोल के वो कंपेल कर सकता है सेक्शन 49 के थ्रू। वो या तो पूरे पैसे के लिए कर सकता है या फिर जितना डैमेज हुआ है उसको सही करने के लिए, उसका वापस रिकवरी करने के लिए, उसको एकदम सही से वापस बिल्ड करने के लिए उस प्रॉपर्टी को जितना खर्चा होगा उतने पैसे उससे ले सकता है। यहाँ पे बात आती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी नहीं है, उसी केस के अंदर वो ऐसा डिमांड कर सकता है। अगर ट्रांसफ़र के वक्त ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया था कि इन फ्यूचर अगर कोई डैमेज होता है और उस इंश्योरेंस पैसे अगर मेरे पास आते हैं मैं आपको देने के लिए बाध्य नहीं होऊंगा, ऐसे केस के अंदर ट्रांसफरी ट्रांसफ़र से पैसे नहीं मांग सकता। 50 जो है वो टीनेंट के एक राइट के बारे में बात करता है। सेक्शन 50 के अंदर ये बोला गया है कि अगर टीनेंट किसी व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी होल्ड करता है, रेंट पे लेता है और उसको रेंट पे कर देता है इन गुड फेथ, इन बोनाफाइड वे, अगर बाद में ऐसा पता लगता है कि जिससे उसने प्रॉपर्टी वो होल्ड करी थी वो उसका रियल ओनर नहीं था, उसके पास कोई राइट नहीं था उसको देने के लिए, उस केस में टीनेंट के ऊपर ऐसे रेंट का चार्ज नहीं लगाया जा सकता, उससे वापस वो नहीं मांगा जा सकता। टीनेंट को ये नहीं बोला जा सकता कि वो व्यक्ति ओनर नहीं था, आपने उसको गलत पे कर दिया, हमें पे करिए, हम रियल ओनर है। सेक्शन 50 ऐसे टीनेंट को बचाता है। सेक्शन 50 के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कोई प्रॉपर्टी जो है वो ए को रेंट पे दी, उसके बाद में मैंने प्रॉपर्टी को बेच दी बी को। अब ए को तो पता नहीं है कि मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, ए को तो लगेगा अभी भी मैं ओनर हूँ, अभी भी बोनाफाइडली उसने मुझे आके पे कर दिया। अब बी जो है वो ए को कंपेल नहीं कर सकता कि भाई मैं ओनर हूँ, अब तो मेरे पास सारे इंसिडेंट्स आ गए, सारे राइट्स आ गए, सारे रेंट वगैरह इकट्ठे करने का राइट मेरे पास आ गए, आपको तो मुझे पे करना चाहिए था। तब ए ये बोल सकता है कि मैंने बोनाफाइडली और गुड फेथ के अंदर उसको पैसे दिए हैं, आप मुझसे अब पैसे नहीं मांग सकते। सेक्शन 51 के अंदर ये बोलता है
कि कोई व्यक्ति है जो ये सोच रहा है कि उस प्रॉपर्टी का उसका बोनाफाइड इंटरेस्ट है, बोनाफाइडली वो एंटाइटल है उस प्रॉपर्टी का, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो कुछ इम्प्रूवमेंट करा देता है, और बाद में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बेटर टाइटल के साथ आता है और उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है, उस प्रॉपर्टी से निकाल देता है। तो जो व्यक्ति है जो बोनाफाइडली सोच रहा था कि मैं इस प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल हूँ और उसने इम्प्रूवमेंट किया है, वो उस व्यक्ति को कंपेल कर सकता है कि आप जो है मुझे जितना भी इम्प्रूवमेंट मैंने किया है उसका सारा एस्टिमेट लगा लीजिए और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, या तो मुझे मेरे पैसे दे दीजिए या अपनी प्रॉपर्टी के अंदर कुछ हिस्सा मुझे बेच दीजिए, जितना हिस्सा मैंने इम्प्रूव करवाया, जितने पैसा मैंने लगा के इम्प्रूवमेंट कराया है। यहाँ पे अब बात आ रही है कि आप डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा लगा, कैसे लगा। इसमें बोला गया है कि एविक्शन के टाइम जो मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट का जितना भी पैसा है वो इकट्ठा कर लिया जाएगा, वो डिसाइड कर लिया जाएगा। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर उस व्यक्ति ने बोनाफाइडली, जिसने सोचा था कि मैं एंटाइटल्ड हूँ, अगर उसने उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ पौधे, पेड़ पौधे या क्रॉप्स वगैरह उगा दी हैं, ऐसे केस के अंदर जिस व्यक्ति ने उसको एविक्ट किया है वो व्यक्ति जिसने प्लांट लगाए हैं उसको फ्री इंग्रेस और आउटग्रेस का राइट देगा, मतलब उस प्रॉपर्टी में आने और जाने का राइट देगा, और उस प्रॉपर्टी के अंदर से अपनी जितनी भी क्रॉप्स उसने उगाई हैं उन सबको ले जाने का भी राइट देगा। कहता है लिस्ट पेंडेंस की, मतलब कोर्ट के जब अंदर प्रोसीडिंग चल रही हो तब की बात कर रहा है। सेक्शन 52 के अंदर ये बोला गया है कि अगर कोर्ट के अंदर कोई सूट या प्रोसीडिंग चल रहा है, उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली या डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो कोई भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि वो ट्रांसफ़र करेगा तो जिस व्यक्ति के फेवर में डिक्री या ऑर्डर आएगा उसको नुकसान हो सकता है। तो 52 में बोला है कि जब तक कि कोर्ट के अंदर वो प्रोसीडिंग पेंडिंग है तब तक जितनी भी प्रॉपर्टी उस सूट से रिलेटेड है, जिनके ऊपर उस सूट का फ़र्क पड़ेगा, उनको कोई भी व्यक्ति ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसके अंदर ये बताया गया कि जब वो लिस्ट पेंडेंस क्या होगा, तो इसके अंदर बोला गया है कि जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट किया गया, जिस दिन प्लेंट फाइल किया गया, जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ, उस दिन से लेके जब फाइनल वो डिक्री का एकदम सेटिस्फेक्शन हो चुका है, या तो तब तक या फिर जब किसी व्यक्ति ने लिमिटेशन पीरियड को पार कर दिया हो और अपना सेटिस्फेक्शन नहीं लिया हो, अपनी डिक्री का सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन नहीं किया हो, उतने टाइम तक उस सूट का चलना माना जाएगा। कब से कब तक? जिस दिन प्लेंट फाइल हुआ उस दिन से लेके जिस दिन उस डिक्री या ऑर्डर जो भी बना सूट के अंदर उसका फाइनल सेटिस्फेक्शन हो चुका हो, या तो तब तक, या फिर जिसके फेवर में डिक्री या ऑर्डर आया था उस व्यक्ति ने लिमिटेशन के अंदर अंदर उसका सेटिस्फेक्शन नहीं पाया हो, लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो गया हो, तब तक वो सूट का चलना माना जाएगा। तब तक उस प्रॉपर्टी को कोई भी व्यक्ति ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। 53 बात करता है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र की। सेक्शन 53 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर बेची गई है किसी भी उस ट्रांसफरर के क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के लिए, किसी भी जो प्रॉपर्टी है उसका जो ट्रांसफ़र था उसके जो क्रेडिटर थे उनको डिफ्रॉड करके उनको नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी बेची गई है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है, उस केस के अंदर वो क्रेडिटर्स के ऑप्शन के ऊपर वो जितना भी ट्रांसफ़र हुआ है वो वॉइडेबल करार होगा, उसको वॉइडेबल वो डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अंदर आगे ये बोला गया है कि जिस व्यक्ति ने गुड फेथ के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी है, जिस ट्रांसफरी ने गुड फेथ के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके जो राइट्स है ना उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऊपर लिखी हुई बातों का, उसके जो राइट्स हैं वो तो एनफोर्स कर ही सकता है। आगे ये बोला गया है कि जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड लॉज है ना उनके ऊपर भी ऊपर लिखी हुई बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे बोला गया है अगर कोई क्रेडिटर कोई सूट फाइल करता है ये बोल के कि ये जो ट्रांसफ़र है उसको रोका जाए क्योंकि ये ट्रांसफ़र हमें डिफ्रॉड करने के लिए किया गया है, तो यहाँ पर वो जो सूट फाइल किया गया है वो जितने भी क्रेडिटर्स हैं ना उनके बिहाफ के ऊपर फाइल किया जाएगा। आगे ये भी बोला गया है कि किसी प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफ़र किया है और बिना कंसिडरेशन मतलब ग्रेट्यूटस उसको ट्रांसफ़र किया है, ये देखते हुए कि सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र ही है ना उसके साथ फ्रॉड हो जाए, इस मानसिकता से, इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है तो वो उस सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के ऑप्शन के ऊपर वॉइडेबल होगा ट्रांसफ़र, वो उसको वॉइड करार कर सकता है। आगे ये भी कहा गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है बिना कंसिडरेशन के लिए, उसको डिफ्रॉडिंग सिर्फ इसी बात पे नहीं माना जाएगा कि उसके बाद में कोई जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र हुआ है वो कंसिडरेशन के लिए किया गया है। अगर सब्सिक्वेंटली किसी कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो वो इस बात का प्रूफ नहीं होगा
कि प्रायर कोई कंसिडरेशन के बिना ट्रांसफ़र किया था वो डिफ्रॉडिंग था, वो सिर्फ डिफ्रॉड करने के लिए किया गया है। सेक्शन 53 ये बात करता है पार्ट परफॉर्मेंस की। सेक्शन 53A के अंदर ये बोला है कि अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी प्रॉपर्टी को कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए और उसको राइटिंग में करता है और या तो अपने द्वारा साइन करता है या अपने बिहाफ पे किसी से साइन करता है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से ऐसे टर्म्स निकाले जा सकते हैं जो रीजनेबली सर्टेनिटी लाते हैं कि वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहता था। उसके बाद में कोई ट्रांसफरी अगर प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेता है, उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेता है, या अगर वो पोजीशन में था तो उस पोजीशन को कंटिन्यू करता है, या फिर वो अपने परफॉर्मेंस के पार्ट को फुलफ़िल कर देता है या फिर पार्ट को परफॉर्म करने के लिए तैयार है, विलिंग है, तो ऐसे केस के अंदर जो ट्रांसफरर है ना वो उस व्यक्ति के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए जितने भी राइट्स हैं ना वो एनफोर्स कर सकता है, वो हट के कोई दूसरा एनफोर्स नहीं कर सकता। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर उस व्यक्ति ने पोजीशन में रख लिया है, अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है या परफॉर्म करने के लिए तैयार है, और कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको लॉ के द्वारा बनाया जाना था, लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर कंप्लीट करना था, अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऐसे अनकम्प्लीटनेस के होते हुए भी उस व्यक्ति को उसके पोजीशन से नहीं हटाया जाएगा। उसके पार्ट परफॉर्मेंस कर देने के बाद में उस व्यक्ति को एविक्ट नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ कोई दूसरे राइट्स एनफोर्स नहीं कराए जा सकते। आगे बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी को कंसिडरेशन के लिए खरीद लेता है और उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की या ऐसे पार्ट परफॉर्मेंस की कोई नोटिस नहीं है, तो उस व्यक्ति के राइट्स के ऊपर, उस ट्रांसफरी के राइट्स के ऊपर लिखी हुई बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने की खबर सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने पहले के कोई वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को क्लिक करें तो आपको मेरे पहले के दिए हुए जितने भी वीडियो हैं वो आपको सब मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।